उसको ताजिक को। तो अभी क्या है कि वो एक जब तक वो उनके पास अम्यूनिशन है, अगर अम्यूनिशन की सप्लाई होती है, रशिया अलाउ करता है, ईरान करे या रशिया करिए, रशिया अलाउ करेगा तो पाकिस्तान, वो हम देने को तैयार है। इंडिया 1% देने को तैयार है मोदी जी, क्योंकि हम नहीं चाहते तालिबान रोके। एक यूवी सिंह साहब, मैं आपसे एक और बात कहूँ कि जब मैं ईरान में था तो ईरान के अंदर उस टाइम पे टीवी में कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं आता था। उनकी अपनी जो छोटी छोटी न्यूज आती थी या जो कुछ था वही था, और उसके अंदर भी कुछ दिखाते नहीं थे, टोटल सेंसर था वहां पे। जब शुरू में एक जब लोग जाते थे, इवन चाहे डिप्लोमेट्स हो, अगर आप आधी बाजू की स्लीव्स की शर्ट पहन के जाएंगे तो कोई आके आपको चक्कू मार जाएगा, मतलब काट जाएगा थोड़ा सा उसको। लेडीज को तो था स्कार्फ पहनना है या आपने मोटू पहनना है, वहां पे बुरका कंपल्सरी नहीं है। तो उसके मतलब क्या है कि वो थोड़ा स्टाइल के लिए थोड़ा सा आगे बाल दिखा देंगे, वो जरूर है। उसके बाद क्या था कि वहां पे कोई म्यूजिक अलाउड नहीं, जैसे किसी की शादी हो रही है तो कुछ शोर नहीं बचेगा। हाँ ये जरूर है कि भाई, तो पढ़ने की तो हाँ ये मैं ईरान की बात बता रहा हूँ। और उसमें क्या था कि जैसे क्या था कि हमारे घर में कोई फंक्शंस होते थे, नेचुरली बात है पार्टीज होती थी, तो हमारे वहाँ बच्चे बैठे होते तो हमारे पास पिक्चर्स आती थी, वो पिक्चरें देखते थे। पर वहाँ पे एक चीज चलता था, ईरानी आकर के हमसे पिक्चरें लेके जाते थे कि थोड़ा एंटरटेनमेंट हो, क्योंकि अदरवाइज आदमी वहाँ बोर हो जाएगा। शाम को जाके बैठ करके क्या था, ऑफिस से आए तो वहाँ फ्रूट खाते थे, फ्रूट बहुत चीप थे, और साथ में पिक्चर देखते तो कोई ना कोई इंडियन फिल्म हमारे पास लेटेस्ट आती थी। और यही ईरानियों को चाहिए था, उनको इंडियन डांसेस बहुत पसंद थे, बिंदी बहुत पसंद थी। जैसे पिकनिक पे जाएंगे तो वहाँ पे कहीं बैठे होंगे तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां स्पेशली, लड़कियों को तो आपको पता बड़ी शौकीन भी होती है, तो बिंदी मांगती थी। तो हमारे हम क्या लोग स्पेशली बिंदी रखते थे, क्योंकि उनको एक बड़ा फैशन लगता है ना, बड़े फैशन टाइप के लोग हैं, बड़े अच्छे भी लोग मैं कहूँ। लेकिन वहां पे गवर्नमेंट ऐसी है। लेकिन आज अगर ईरान की बात करें तो ईरान की हर एक हालत से सिचुएशन खराब है। वहां पे एक तो यहाँ पे एम्बार्गो लगा है यूएसए का, उससे बहुत बुरा हाल हो गया है। इंडिया उनसे पेट्रोल नहीं ले सकता, उसके बाद उनको कोई कहीं पास से सप्लाई नहीं आ सकती, बहुत सी चीजों की पैसा उनके पास बचा नहीं है, क्योंकि ऑयल उनके पास है। वहां पे फ्रूट्स उगते हैं, लेकिन फ्रूट्स की थोड़ी एक्सपोर्ट वगैरह जरूर होती है, बाकी उनके पास कोई एक्सपोर्ट करने को नहीं है। मिनरल्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसके बाद क्या है कि अभी ईरान के अंदर एक प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। एक तो ईरान के अंदर कोई फूड प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, क्योंकि जितनी भी गल्फ की कंट्रीज है, कोई एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री नहीं है। एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री यहाँ पे है तो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान का अपना बुरा हाल हो गया, वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही बहुत सी कम हो गई है। फिर इस टाइम पे ईरान के अंदर पानी की शॉर्टेज हो गई है, वहां पे ड्राउट सिस्टम आ गया, वहां पे भी लोग इस टाइम पे गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होने शुरू हो गए। तो ये जो बात करते हैं ना हम कि बेसिकली कि एक फ्रीडम या लेडीज की फ्रीडम, ये किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं है। हाँ ये जरूर है कि लेटेस्ट पहले टर्की में थी, टर्की के अपना जो प्रेसिडेंट है एर्डोगन, वो भी उल्टा चल गया, वो अपने आप को बादशाह बनने लग गया। वो सोचता है कि मैं शायद दोबारा से पुराना जो यहाँ पे गवर्नमेंट चल रही थी या टर्किश पावर चल रही थी उसको ले आऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ जहां तक बात करें गल्फ की या सऊदी की बात करें, सऊदी के अंदर एक टाइम पे बुरका जो नेचुरली चल रहा था, बुरके को छोड़ के अब उनकी लेडीज को परमिशन दे दी है कि आप गाड़ी चला सकती हैं। अदरवाइज लेडी अलाउड नहीं थी। कोई लेडी अगर जाती है फॉरेन जाना चाहती है तो पहले एस्कॉर्ट के साथ जाएगी, लेकिन आजकल कह रही है आप जाइए। वहां पे फिर एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया विजन 2030 के अंदर, कि वहां पे स्कूलों के अंदर रामायण पढ़ाई जाएगी, गीता पढ़ाई जाएगी, इवन योगा वगैरह। तो साथ में इंग्लिश भी कंपलसरी कर दिया वहां पे। एक्चुअली क्या है कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके पास जो तेल है कभी खत्म हो जाए, तो इस पे क्या करेंगे, सारी उनकी इकोनॉमी तेल बेस्ड है। तो वहां पे वो सोलर सिस्टम ला रहे हैं, ताकि जो लोग वहां पे पेट्रोल यूज करते थे, पेट्रोल के बजाय अब सोलर सिस्टम पे करें, ताकि पेट्रोल को हम सिर्फ एक्सपोर्ट करें। साथ में अपनी कंट्री के अंदर वो एक तरीके से लिबरलाइजेशन ला रहे हैं कि यहाँ के लोगों को थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मिले, स्पेशली लेडीज को ज्यादा इंडिपेंडेंस मिले, जेंट्स को भी है। तो एक तरफ तो है कि आपका इस्लामाइजेशन हो रहा है जैसे अफगानिस्तान में, और दूसरी तरफ आज देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी डूब गई इन्हीं इश्यूज के ऊपर। कभी वो तालिबान को सपोर्ट करते हैं, कभी वहां पे दूसरे मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। फिर वहां पे एक ब्लास्फेमी लॉ लगे हुए हैं कि किसी ने अगर कह दिया कि इसने इस्लाम को गाली दिया तो उसको फांसी चढ़ा देते हैं। 2013 में एक हस्बैंड वाइफ, उनके ऊपर एलिगेशन लगी, कोई भी एलिगेशन लगाता पाकिस्तान के अंदर कि उन्होंने इस्लाम को बुरा कहा है या गाली दी है, और उनके था कि उन्होंने कुछ इनके ऊपर पोस्टर लिखे हैं या हाथ लिखा है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में फांसी दी। उससे क्या है कि सारा यूरोप नाराज हो गया। यार फांसी चाहे हुई नहीं हुई बात दूसरी, इवन सुप्रीम कोर्ट पे, तो सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, टोटल कंट्रोल है गवर्नमेंट का। अभी क्या हुआ लेटेस्ट, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन, उन्होंने पाकिस्तान को एक जीएसपी प्लस सिस्टम देते थे, जिससे पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट होती थी टेक्सटाइल वगैरह की, उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगती थी। उससे क्या है कि मतलब पाकिस्तान की बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती थी। इंडिया और बांग्लादेश इसको कम्पीट नहीं कर पाते थे, क्योंकि पाकिस्तान का सामान सस्ता, उस पर ड्यूटी नहीं लग रही।
अभी लेटेस्ट 25 जुलाई को यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल है उसको उन्होंने इंपोर्ट करना बंद कर दिया। बंद नहीं कर दिया, यानी कि जीएसपी जो सिस्टम से बेनिफिट थे वो हटा दिए। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एक और झटका लगा। पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, चाहे तालिबान को सपोर्ट करे चाहे कुछ करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर एक से एक सैंक्शंस लग रही हैं, उसको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। उसके बाद उसको जीएसपी सिस्टम जो दे रहा था, बेनिफिट दे रहा था यूरोपियन यूनियन, वो उसको हटा दिया। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे सबसे 70% पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स होती टेक्सटाइल की वो होती थी यूरोप में। तो पाकिस्तान के ऊपर हर एक चीज पे जो नेचुरली बात है एक अंकुश लगने लगा हुआ। तो ये जितनी भी आपकी इस्लामिक कंट्रीज हैं या क्या कुछ है, ये एक देखा जाए कुछ तो चेंजेस में आ रही हैं। और जहां तक अफगानिस्तान की बात है, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ रही है। और दूसरी तरफ जहां तक आप इंडिया की बात करते हैं, हमारा एक ऐसी सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे चाइना के साथ वॉर लाइक सिचुएशन। और 1.25 साल से ऊपर हो गया है कि हमारा दोनों कंट्रीज के आपस में आर्मी आमने सामने खड़ी है। और ये जरूर है कि पूरी तैयारी चल रही है इंडिया की भी। मैंने जैसे कहा कि यहाँ 4 नए एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं, 37 यहाँ पे एक लद्दाख रीजन के अंदर, कारगिल के अंदर 37 इनके हेलीपैड खोल रहे हैं। फिर 3 हमारे यहाँ पे पहले ही एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। नेचुरली लेह और कारगिल में हमारा पहले ही एयरपोर्ट है। तो 3 जो लैंडिंग ग्राउंड है ये भी आपके लद्दाख के रीजन के अंदर है। चाइना को मजबूरी ऑफ इंडिया ने लेटेस्ट क्या किया है कि अब तिब्बत का इशू रेज करना शुरू कर दिया है। जब इनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे यूएसए के, इनके सामने इनके तिब्बत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दलाई लामा के, उनसे इनकी मीटिंग हुई। एक सिग्नल दिया इन्होंने स्पेशली चाइना को कि अब हम तिब्बत का इशू रेज कराएंगे। चाइना इंडिया को हर एक चीज पे तंग करता है, चाहे बॉर्डर इशू हो, चाहे आपका पाकिस्तान का इशू हो, कश्मीर का इशू हो, नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स हो, नॉर्थ ईस्ट के आपके नेक्सलिज्म हो, फिर इंडिया के अंदर जो आपके नॉर्थ जो लोग बैठे हैं आपके कम्युनिस्ट ये हैं, फिर कांग्रेस वाले भी ये भी आजकल इसमें इन्वॉल्व हुए पड़े हैं। तो इंडिया ने अल्टीमेटली तिब्बत का इशू उठाना किया। और जहां तक चाइना की बात करें, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, ठीक है चाइना अफगानिस्तान में घुस करके कुछ करेगा, लेकिन उसके साथ इंडिया को कितना नुकसान होता है ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इंडिया की रीच वहां खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जहां तक चाइना की बात करते हैं, तो इंडिया चाइना को काउंटर करने को बैठा। मुझे पूरा शक है या मुझे इस पर पूरा विश्वास है कि अगर आज फ्यूचर में चाहे अफगानिस्तान की सिचुएशन हो, चाइना की तरफ से कुछ भी सिचुएशन हो, थोड़ी सी भी लड़ाई होगी तो इंडिया की पूरी तैयारी है ऑफेंसिव, डिफेंसिव नहीं रहेगा। जैसे लोग कहते हैं 71 में इंदिरा गांधी ने शायद पीओ के गिलगित बाल्टिस्तान लेना था, खैर वो गलती मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता गलती थी, क्योंकि उस टाइम पे पीओ के टोटल कमिटमेंट थी उसकी पाकिस्तान के साथ। तो अभी एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कि हम पीओ के गिलगित बाल्टिस्तान को लेने की कंडीशन में है। इंडिया को, चाइना को पता है कि अगर मैं थोड़ा सा करूंगा तो इंडियन फोर्सेज आ जाएंगे हमारे को अक्साई चीन लेने के लिए। तिब्बत में अभी क्या है कि जो जहां तक चाइनीज की फोर्सेज वो बॉर्डर पे खड़ी नहीं हो पा रही ठंड में, इसलिए तिब्बत को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि हमने एसएफएफ की फोर्सेस लगाई, तो तिब्बत की फोर्सेस खड़ा करने का पर्पस ये चल रहा है कि हमें अब ये लगता है कि जो तिब्बतन्स है उनकी कोई भी लॉयल्टी नहीं चाहिए। एक तरफ पास जरूर है कि हमको एक तरफ से खतरा पड़ रहा है, दूसरी तरफ से हम सोच रहे हैं कि हम काउंटर भी कर रहे हैं। हाँ, कुछ और क्वेश्चन है तुम्हारे पास? सर एक क्वेश्चन आपके लिए है। एक प्रशांत गुप्ता जी हैं, उन्होंने पूछा है कि तालिबान को जो अम्यूनिशन मिल रही है पाकिस्तान की तरफ से, AK-47 मिल रहा है, गोला बारूद, जो भी सब चीजें मिल रही हैं, तो उसके लिए यूएस, यूएन और रशिया कोई पाकिस्तान के ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, जबकि दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, बहुत ओपन में है। देखिए बेसिक क्या है कि मैं सोचता हूँ कि यूएसए एक माना जाता है कि सबसे इनकी बेस्ट सीआईए एक इंटेलिजेंस एजेंसीज है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि, और सिंह साहब भी मानेंगे कि जो यूएसए की सीआईए है, इनकी मैन पावर, मैन आदमियों से जो इंटेलिजेंस गैदर करने का इनके पास सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि एक शायद इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, इंग्लिश इनकी काफी टफ होती है या कुछ है जो इंडिया के पास है। अब जो ये काम कर रहे हैं, अब यूएसए ने एक आंख मूंद के रखी थी, अगर यूएसए 20 साल तक अफगानिस्तान में रहा तो यूएसए की बहुत भारी गलती थी। जैसे यूवी सिंह साहब ने कहा कि यूएसए को उसको मारने के बाद, उसामा बिन मारने के बाद उसको वहां से निकल जाना चाहिए, उसका कोई पर्पज नहीं रहने को, है नहीं। हाँ, और उसके बाद 10 साल उसको लग गए, और मिला कहाँ पे, वो मिला पाकिस्तान में, कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। इवन आपका जो उमर बुल्ला है जिसने तालिबान को खड़ा किया था, वो बेसिकली जो कहाँ मिला, वो मिला, उसकी बॉडी मिली पाकिस्तान के अंदर कराची के हॉस्पिटल में। इवन अफगान इंटेलिजेंस ने कहा था, लेकिन यूएसए ने कोई एक्शन नहीं लिया। यूएसए मैं सोचता हूँ कि एक हम सोचते हैं कि बड़ी इंटेलिजेंस और बड़ी वो कंट्री है, मुझे नहीं लगता कि यूएसए आज ऐसी इंपॉर्टेंट कंट्री है इन द सेंस, इस सेंस में कि उसको पता नहीं चलता कि उसको धोखा कौन दे रहा है। सिर्फ आपने कहा था कि पाकिस्तान हमारा ही खाता हमें धोखा देता है। तो ये जरूर है कि बेसिकली जो इनका, अब जैसे इनके पास आर्म्स एमुनिशन जा रहा है, पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी का भट्टा बैठा, जैसे मैंने कहा उनके पास अपना बेसिकली
FATF ने उनके पास ग्रे लिस्ट लगा दी, उनके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गए, उनके पास पानी, उनके पास खाने के नाले पड़े हुए हैं। अब इनके जो फॉरेन मिनिस्टर गए थे, ये इमरान खान गए थे पीछे सऊदी में जाके उनसे बातचीत की थे देगा। सऊदी ने उनको 19,000 या समथिंग चावल की बोरियां दी कि तुम चावल ले जाओ। मतलब पाकिस्तान के अंदर आज चावल की कमी है, पाकिस्तान के अंदर दाल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बाकी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एमुनिशन और गोलियां हैं, और देखते हैं वो भी कब तक चलती हैं। जैसे आज हमारे कुछ जो DRDO ने उन्होंने स्टेटमेंट दी कुछ दिन पहले कि हमने हमारी मिसाइल की इतनी प्रोडक्शन है कि हम अपनी जो रिक्वायरमेट है पूरी कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास तो ये भी नहीं चीजें हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि लेकिन अभी जैसे हुआ कि अब जिसको US के फॉरेन मिनिस्टर या उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया विजिट किए, उस टाइम पे जो पाकिस्तान के ISA चीफ और उनके जो NSA उनको बुलाया गया था पाकिस्तान USA में, और उनको कोई ये तो नहीं वहां बुला करके रिवार्ड देना या हार पहनाना होगा, उनसे पूछा गया होगा तुम क्या कर रहे हो। लेकिन ये देखते हैं कि शायद ये कुछ कंट्रीज जो है बड़ी स्लो है। जैसे अब UV सिंह साहब ने कहा कि रशिया इस टाइम पे थोड़ा सा एक आइसोलेशन में है। रशिया इसलिए आइसोलेशन में है कि रशिया को बस सैंक्शंस लगी है, इसलिए वो चाइना को फेस नहीं कर पा रहा। अब देखिए कि जब अजरबैजान और अर्मेनिया का जो अभी वार चल रहा था, रशिया के अर्मेनिया के साथ डिफेंस डील थी कि तुम्हारे पे अटैक होगा तो हम आएंगे, लेकिन रशिया नहीं आया। उस सिचुएशन को देखते हुए अर्मेनिया के साथ में जो जॉर्जिया छोटी सी कंट्री है, ये भी एक्चुअली क्या है, जितने रशियन रिपब्लिक में 2 कंट्रीज हैं जो कि क्रिश्चियन है, एक है अर्मेनिया, दूसरी है जॉर्जिया। जबकि अर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा था ईरान। जो जहां तक अजरबैजान की बात करें, अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा था टर्की, इजराइल और पाकिस्तान। इजराइल इसलिए सपोर्ट कर रहा था कि इजराइल की उसके साथ कुछ डिफेंस डील्स भी है और उसके साथ कुछ तेल के डील्स हैं, लेकिन रशिया उस पर इंटरफेयर करने नहीं आया, जबकि उसको बार बार अपील की थी अर्मेनिया ने कि आप आओ हमारे फेवर में। उसको लगा कि मैं शायद आऊंगा, या तो एक वॉर में पढ़ना नहीं चाहते, जैसे UV सिंह साहब ने कहा। दूसरी बात ये थी कि उस सिचुएशन को देख के जॉर्जिया एक छोटी सी कंट्री है अर्मेनिया के साथ, उसका बॉर्डर लगता है, एक लगता है रशिया के साथ, एक उसका ब्लैक सी में आता है, दूसरा उसका बॉर्डर लगता है टर्की के साथ, फिर कुछ बॉर्डर अर्मेनिया के साथ लगता है, कुछ अजरबैजान के साथ। उसने अमेरिका को इन्वाइट किया कि आप हमारे यहाँ पे आकर के अपनी बेस बनाओ। इससे थोड़ा सा रशिया घबरा गया। अभी आपको पता है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे रशिया में 3 दिन की विजिट के बाद वो चले गए 2 दिन की विजिट के लिए आपका जॉर्जिया में। उनका एक पर्पस था क्योंकि जॉर्जिया की भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वहां पे उनकी एक क्वीन थी कैटवन। उसको बेसिकली जो 14th या 16th सेंचुरी में उसको उसके पास अटैक किया बहुत सी, वहां पे मुस्लिम, कभी टर्की अटैक करता था, कभी ईरान अटैक करता था, तो वहां पे पर्शिया ने अटैक किया। उस टाइम पे ईरान का नाम पर्शिया था, उसने अटैक किया, तो उसने अटैक को अवॉइड करने के लिए अपने आप को सरेंडर कर दिया उसके पास कि यहाँ पे मेरी कंट्री में वार ना हो। उसको पकड़ के ले गए ईरान के जो किंग थे, उन्होंने उससे बाकी जाके कहा, जेल में रखा और उससे कहा कि आप यहाँ पे अपने आप को मुसलमान कन्वर्ट करो। उसने मना कर दिया, उसको टॉर्चर किया और उसको मार दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि उसके जो एशेस थे वो मिले इंडिया में, गोवा में कुछ पुर्तगीज लेके आए थे। तो 2017 में जब ये 2005 में आइडेंटिफाई हुआ, क्योंकि 1991 में जॉर्जिया की और रशियन रिपब्लिक चली है, तो उनसे जब पूछा गया ये कि इंडिया ने उनके नेचुरली जो रिमेन्स थे उनको रखा एक बॉक्स के अंदर। जब जॉर्जिया को पता चला तो उन्होंने रिक्वेस्ट की इंडिया से कि हमको दे दो 2017 में, तो इंडिया ने 6 महीने के लिए उनको दे दिए। उसके बाद और पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे इस टाइम, इनकी जो विजिट हुई थी पिछले महीने की, वो जॉर्जिया गए स्पेशली वो क्वीन कैटवन उसके रिमेन्स उनको देने के लिए, जिसकी वजह से वहां पे इतनी बड़ी सेलिब्रेशन हुई कि उन्होंने एक इनके हाथ चूमे कि एक इंडिया के साथ हमारा एक बड़ा रिलेशन है। और दूसरी बात क्या थी, हम भी इंडिया की आज जो फॉरेन पॉलिसी है मैं उसको बहुत प्रेज कर रहा हूँ कि रशिया गए, जब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आए थे मार्च में, तो उसके बाद वो चले गए थे पाकिस्तान। तो इंडिया ने भी ये किया कि रशिया के हमारा फॉरेन मिनिस्टर जाने के बाद वो स्पेशली जॉर्जिया गए, कि जो रशिया ने हमारे साथ किया था, हमारे साथ जाने के हमारे दुश्मन के पास चले गए थे। क्योंकि इससे पहले जो हमारा रशिया के फॉरेन मिनिस्टर थे 2012 में गए थे पाकिस्तान। तो ये स्पेशली जो रशिया से दुश्मनी लगती है जॉर्जिया, उसके पास गए टिट फॉर टैट। अगर आज अमेरिका हमें किसी चीज पे बोलता है, चाहे वो लक्षद्वीप के अंदर उनका शिप आ गया था तो इंडिया ने छोड़ा नहीं, इंडिया ने प्रोटेस्ट किया। पहले हम प्रोटेस्ट भी नहीं करते थे, चाहे रशिया कुछ कर रहा है चाहे अमेरिका कर रहा है। एक हमारा एक वर्ल्ड के अंदर एक सिचुएशन, एक पावर बनती जा रही है, हमारी एक स्ट्रेंथ है हमारे पास। क्योंकि एक समझो कि हमने अपने आप को एक प्रोजेक्ट करना शुरू किया है, अपनी पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ, हमने आर्मी की स्ट्रेंथ। तो आज इंडियन नेवी, इंडियन ओशन, अरबिक सी और इवन पैसिफिक के अंदर सबसे ज्यादा एक स्पेशली
जो एक वास्ट इसका एरिया है उसको कवर करती है। तो आज हम बेसिकली एक मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम एक अपने आप को एक अच्छी प्रोजेक्शन में लगे हैं पॉजिटिव रोल के अंदर। हाँ, स्पेशली कुछ और क्वेश्चन है तुम्हारे पास? एक हाँ एक हिरण में क्वेश्चन अजीता प्रसाद, हिरण में एक सेकंड में एक क्वेश्चन बस पूछ लूं। अजीता प्रसाद का एक क्वेश्चन आया है सूत्र, वो ये कह रही है कि हाउ सेफ इज इट फॉर इंडिया टू कंटिन्यू ट्रेड विद अफगानिस्तान इन दिस करंट सिचुएशन, विल इट क्रिएट अ जियोपॉलिटिकल इशू विद पाकिस्तान? देखिए, एक बात मैं इनको बता दूं कि इंडिया की जो भी ट्रेड अफगानिस्तान के साथ होती है वो कुछ, अगर पाकिस्तान की जहां तक बात करते हैं, पाकिस्तान ने 1948 से अपना एरिया ट्रेड के लिए बंद कर दिया। अगर इंडिया की ट्रेड होती है अफगानिस्तान से तो हम जो अपना जो सामान है अपना बॉर्डर पे छोड़ते हैं। दूसरी तरफ से वो जो लेबर आएगी वो सामान को उठा करके, हमारा ट्रक अलाउड नहीं है, वो सामान को उठा के अपना जो ट्रक है अफगानिस्तान का खड़ा उस पर जाएगा। उसके बाद वो ट्रक जो है ना अपना सामान लेके जाएगा, और मतलब इंडिया का ट्रक अलाउड नहीं है। सिमिलरली जो अफगानिस्तान से ट्रक आएगा वो इंडिया नहीं एंटर कर सकता। ये 1948 से चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती सामान कॉस्टली पड़ता था। जो इंडिया की ट्रेड चलती थी वो चलती थी बाय एयर, और नेचुरली बात है कि उस टाइम जब पाकिस्तान के साथ एयर स्पेस यूज होती थी तो जरूर ठीक है, लेकिन अब क्या था कि जब इंडिया ने चाबार पोर्ट बनाना शुरू किया तो इंडिया ने चाबार पोर्ट से अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करने का पर्पज था। नेचुरली बात है अफगानिस्तान के साथ ट्रेड होगी, अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड होगी उसके बाद रशियन रिपब्लिक से होगी, और नेचुरली जैसे मैंने बात किया यूएस की सैंक्शंस की वजह से वो हम रेलवे लाइन नहीं बना सके। तो अब क्या है कि नेचुरली अभी जब ये चाबार पोर्ट डेवलप हो गया था तो उसके बाद इंडिया ने 480,000 टन ऑफ व्हीट भेजी थी अफगानिस्तान को पहली कंसाइनमेंट एज ए गिफ्ट। नेचुरली बात उनको गिफ्ट ही देना था, क्योंकि इंडिया जरूर चाहता है कि उनका अफगानिस्तान के साथ अच्छे रहे, और इंडिया का एक यही जो एक पॉलिसी बनी हुई है ना वर्ल्ड को खुश करने की, इससे इंडिया को फायदा हुआ। जैसे आपकी वैक्सीन पॉलिसी रही, और जो कंट्री की जरूरत होती है, चाहे आज जरूरत पड़ती है भूटान को, चाहे नेपाल को, चाहे मालदीव को, चाहे आपके सेशल्स को, इवन फिजी के अंदर पीछे जो एक बाढ़ आई थी जनवरी 2021 में, उस टाइम पे सिर्फ इंडिया के 2 शिप्स वहां गए रिलीफ सप्लाई लेकर के। जबकि फिजी जो है, और नेचुरली फिजी पड़ता है पैसिफिक के अंदर, फिजी जो है उसका जो डिस्टेंस इंडिया के बॉर्डर से है वो है 11,500 किलोमीटर का। अगर फिजी की दूसरी बात करें, फिजी का 4,500 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है ऑस्ट्रेलिया से, 3,500 का पड़ता है आपका न्यूजीलैंड से। उन्होंने नहीं भेजा, लेकिन इंडिया ने अपना सामान भेजा। तो इंडिया की एक दरिया दिल की जो पॉलिसी है ना, ये इंडिया को बड़ा फायदा भी करती है, और फिजी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो हमारे कुछ सैटेलाइट्स जाते हैं उसको हम वहां से उसको मॉनिटर करते हैं फिजी से। तो हमने एक अपना कुछ भी, हाँ, तो हमने एक अपना बहुत बड़ा एक हिसाब बना के रखा है। तो बेसिकली नेचुरली बात है कि अब अगर पाकिस्तान के थ्रू तो हमारी ट्रेड जाती नहीं है, चाबार के थ्रू जरूर थी, ईरान के बॉर्डर के थ्रू वो है, और नेचुरली बात है कि ट्रेड तो इम्पैक्ट पड़ेगी। आज उनको ज्यादा जरूरत बाकी चीजों की नहीं है, उनको मेन जरूरत है एम्यूनिशन की। अगर ईरान हमको परमिट करेगा, इवन हो सकता है कि एयर रूट से, पर जो पीछे हमारे जो प्लेन्स गए हैं वो ईरान की एयर स्पेस को यूज करके गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को नहीं परमिट करेगा। तो लेकिन ये है कि अगर तालिबान आता है, अगर रिलेशंस ठीक होते हैं, कुछ होगा या मुझे लगता नहीं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि तालिबान आएगा। 1-2 साल तो ये ठहरेंगे, अगर 1-2 साल ठहरेंगे तब तक कुछ महीनों के अंदर कुछ वर्ल्ड जरूर पॉलिसी बनाएगा कि तालिबान को रोकने की। अगर आज ऐसा ही उसको रोका गया है, या बाकी जो है ऑर्गेनाइजेशन को रोका गया है, तो इनको भी रोकी। क्यों? अगर ये लोग पावर में आएंगे तो इनका पहला टारगेट क्या होगा? इनका पहला टारगेट होगा अमेरिका, इनका सेकंड टारगेट होगा यूरोप। इंडिया के साथ अगर होगा तो इंडिया को सिचुएशन पता है कि इंडिया के पास है, हम कैसे डील करते हैं, डील करने की हमारी आज सिचुएशन कंडीशन बहुत ज्यादा बेटर भी है। और किसी का क्वेश्चन है? नहीं तो मैं हिरण में से बात करूं। या हिरण में सिंह साहब से एक शिकायत किसी ने भेजी है। हाँ। सिंह साहब को अमेया ने बोला है अफगानिस्तान का पार्टीशन वाला क्वेश्चन चुपचाप डॉज कर दिया सर ने, मतलब नहीं, कुछ मैंने चल डॉज रहा नहीं है। करा। नहीं, देखिए ऐसा मैंने आपको कहा ना कि हर पश्तून की एक ख्वाहिश है कि उनकी एक अपनी कंट्री हो, पश्तूनिस्तान। देखिए जो ताजिक की अपनी कंट्री है, ताजिक, तुर्कमैन, उज़्बेक, कज़ाक, किर्गिज़, उनके अपनी कंट्री है, हालांकि इंडिपेंडेंट। तो पश्तून की भी एक ख्वाहिश है, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो नॉन तालिबान पश्तून हो, बट उनकी ख्वाहिश है कि 6 करोड़ की उनकी भी एक कंट्री होनी चाहिए। और वो मेरा ख्याल है कि 10 साल आफ्टर जब ये पूरा सेटल हो जाएंगे तो 10-20 साल के अंदर वो एक कंट्री
होगी। नहीं, बेसिकली सिंह साहब ने तो एक बात क्लियर कर दी, लेकिन मुझे लगता है कि जो अमेयर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से ये है कि पश्तूनों का तो हिस्सा हो गया, लेकिन दूसरी दिक्कत क्या आती है, जहां तक अफगानिस्तान की बात करें, इसका बाइफरकेशन क्या होगा। कुछ पोर्शन चला जाएगा ताजिकिस्तान में, क्योंकि ताजिक चाहेंगे कि हम साथ में ले लेंगे, लेकिन ये इस कंट्री के टुकड़े नहीं हो सकते। टुकड़े इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि फिर किसी के पास सी का लिंक नहीं है, किसी के पास किसी कंट्री का लिंक नहीं है, आसपास कोई कंट्री है, तो जो कुछ एरिया लेके ताजिकिस्तान चला जाएगा, कुछ एरिया हो सकता है उज्बेक का एरिया साथ चला जाए, और हो सकता है कुछ शायद ईरान भी कहीं पे हाथ मारे। एक बात बताऊं कि जब 1971 का वार हुआ था, उस टाइम पे ईरान था पाकिस्तान के साथ, नेचुरली उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, लेकिन जब उसको लगा कि अब पाकिस्तान हार रहा है और पाकिस्तान को उसको लगा कि इसके टुकड़े होंगे, तो ईरान ने पूरी तैयारी कर ली थी अपनी आर्मी को खड़ा करने के लिए, बलूचिस्तान को अपने अंदर मिलाने की। तो हर एक कंट्री या हर एक एरिया अपने आप में एक अपॉर्चुनिस्ट है, लगा रहता है रीजन पे, लगा रहता है सिचुएशन के ऊपर। अगर कल फ्यूचर में पाकिस्तान का एक डिस्प्यूट हो जाता है तालिबान के साथ, नेचुरली होगा, पाकिस्तान सोचता है कि तालिबान हमारे बहुत साथ है, हमारे ब्रदर से कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान का बेसिकली क्या है, बाइफरकेशन होगा, और मैं बता दूं वो तो बाद में होगा, लेकिन पाकिस्तान का एक और बाइफरकेशन होगा। पाकिस्तान एक एरिया अपना लूज कर जाएगा, पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसपे इंडिया की नजर है। आज तक इंडिया अपना कश्मीर का इशू बचाने में लगा हुआ था। एक 90s के अंदर देखो तो कश्मीर हाथ से निकल गया था, क्योंकि यहाँ पे मुफ्ती बैठे थे, वहां पे अपने दूसरे बैठे हुए थे, गवर्नमेंट यहाँ पे गुजराल जैसों की थी, और यहाँ देवेगौड़ा की गवर्नमेंट थी, इनको तो मतलब नहीं था देश के साथ, और अपने आप को सोचते हमने शायद बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। तो उस टाइम पे इंडिया का भी बाइफरकेशन होने की तैयारी थी। इवन जब मनमोहन सिंह का टाइम था, या उस टाइम पे भी जब इवन वाजपेयी का टाइम था, तो हमारे जो कुछ पॉलिटिशियंस, तो मैं नहीं कहूंगा, हमारे कुछ जो डिफेंस के एनालिस्ट थे या डिफेंस के लोग थे, या स्पेशली जो उनके एनएसए थे, वो चाहते थे कि हम सियाचिन को पाकिस्तान को दे दें। इवन जब यहाँ पे मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई थी, तो 2006 में मनमोहन सिंह ने कहा था, ये गए थे सियाचिन में, इन्होंने कहा जी पाकिस्तान को दे दो। उस टाइम पे आर्मी चीफ ने माने। फिर 2012 में इवन पार्लियामेंट के अंदर डिसाइड हुई कि हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने सियाचिन देने की बात हुई, लेकिन उस टाइम पे आर्मी चीफ ओपन में आ गए, और आर्मी चीफ के साथ साथ जो डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है वो भी खड़े हो गए, तो ये सियाचिन नहीं गया। तो बेसिकली आज सिचुएशन उल्टी हो गई है। आज पीओके के लोग इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं कि आप हमें अंदर मिलाओ। गिलगिट बाल्टिस्तान में तो पॉपुलेशन बहुत कम है, तो आज सिचुएशन ये है कि जैसे ही मौका लगेगा इंडिया इसको छोड़ेगा नहीं, और आज बाकी जगह सब जगह मूवमेंट चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका वो भी देख रहा है कि मुझे किससे फायदा है। आज अमेरिका की को लगता है कि इंडिया की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। जब यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आई थी गवर्नमेंट की, तो उस टाइम पे जब ट्रंप के बाद ये गवर्नमेंट है, ट्रंप के टाइम शायद कुछ होता, लेकिन ट्रंप शायद दोबारा आते तो अभी तक हो भी चुका होता, तो यहाँ की गवर्नमेंट टोटली एंटी इंडिया थी, यानी कि यूएस की गवर्नमेंट। उनके कमला हैरिस ने कहा कि हम तो कश्मीर के ऊपर आपके यहाँ पे, इनको पता तो कुछ है नहीं, वैसे देखा जाए कमला हैरिस मोस्ट एक समझाया जाए कि इनकम्पिटेंट पर्सन, कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है। इसको पाकिस्तान के वायलेशन नहीं दिखती, वहां पे रोज ब्लास्फेमी लाए होता है, किसी को कन्वर्ट कर दिया, किसी को उठा लिया, किडनैप कर दिया, यहाँ पे फांसी लगा दी यहाँ पे। उसके बाद इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो आज एंटनी ब्लिंकन आया, इन्होंने कहा था कि नहीं, हमको जो है ना, इन्होंने भी ह्यूमन राइट्स की बात की थी कि हम जो है ना ये करेंगे। डिफेंस इनके जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उन्होंने कहा था कि बेसिकली हमें पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान के ये करेंगे, उसको हेल्प करेंगे। लेकिन कितने भी ये तीनों के तीनों, ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दी उसके बाद। इवन मार्च में इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया में आए थे, इंडिया के साथ डील कर गए हमको 30 एक 39 MQ ड्रोन्स हैं वो इंडिया को देने के लिए, जो इंडिया डिमांड कर रहा था $3 बिलियन पे। और अभी इनके फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया की मदद मांगने आए हैं। कमला हैरिस अगले महीने आ रही है। तो इनको आज दिक्कत पड़ी हुई है या डर लगा हुआ है चाइना से, और घबराए कब से है, जब से चाइना के अंदर तालिबान के लोग गए हैं। तो जहां तक इनकी बात थी कि अफगानिस्तान का बाइफरकेशन, हाँ जब पाकिस्तान का बाइफरकेशन हो सकता है कि कल बलूचिस्तान अलग हो जाए, क्योंकि उनका सी का रास्ता है उनके पास जाने के। लेकिन पाकिस्तान का अगर बाइफरकेशन भी होगा तो कहाँ जाएंगे। ये जरूर है कि ताजिक कुछ पोर्शन लेके जाएंगे जहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान का, और ये नेचुरली बात है कि ये जो बैठे हैं अफगानी, ये अपना पोर्शन लेंगे पाकिस्तान का मुझे लगता है कि बाइफरकेशन, ये जो बहुत खुश हो रहे हैं, इनके अपने तो इनके दाने बिक गए। एक कंट्री बर्बाद हो चुकी है इनके यहाँ पे। चाइना ने एक मेट्रो बनाई है, वो मेट्रो भी जो है टोटल लॉस में चल रही है, सब कुछ लॉस में चल रहा है, क्योंकि लेना देना कुछ नहीं है। इनके प्राइम मिनिस्टर इतने कैपेबल है कि बेसिकली ये अपनी कंट्री को तो संभाल नहीं सकते, और तो इसलिए हाँ
गिरवी रखी हुई है कंट्री, तो इनका बेसिकली मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इनका, और जहां तक कि कुछ अपने आप को संभाल पाएंगे। पाकिस्तान का, जहां तक अफगानिस्तान का बाइफरकेशन है, बाइफरकेशन तो कुछ नहीं है, जहां पाकिस्तान एक्सपैंड होगा, कुछ पोर्शन चला जाएगा ताजिकिस्तान में, कुछ उज्बेक ले जाएंगे बोका लग के, और कुछ हो सकता है कि चाइना भी इनसे कब्जा करने के चक्कर में, चाइना भी इस चक्कर में लगा है, पैसे देगा कि मुझे एरिया दे दो तो मिल जाएगा। हाँ ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है? संजय जी नमस्कार। हाँ